शिवराज निर्मोही बाबा के आश्रम में उनकी सारी बात सुनकर घर पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि निर्मला उनके घर के बाहर बैठी हुई थी तो वो हैरान हो गए। निर्मला ने अपनी तरफ से ये जाहिर कर दिया था कि उसे लकी के घर आ जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये सुनकर शिवराज को और राहत मिली और वो सीधा दशरथ और अभिलाषा को लकी और राधिका का तलाक करवाने के लिए मनाने चले गए। लेकिन वो दोनों ही इस शर्त के लिए राजी नहीं थे। जब उन्होंने शिवराज से वजह जाननी चाही तो शिवराज ने कहा, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वैसे तो शिवराज अग्रवाल के बारे में ये कहा जाता है कि ये आदमी कोई गलती नहीं कर सकता, इससे ज्यादा विजनरी आदमी और कोई नहीं है, लेकिन मैं भी एक बहुत जरूरी मौके पर अपने घमंड की वजह से चूक गया। आज तक उसकी वजह से पछता रहा हूं। शिवराज ने कहा और दशरथ की तरफ देखने लगा। दशरथ और अभिलाषा उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे। खुद काशीनाथ को भी उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। शिवराज ने गहरी सांस ली और कहा, अभी तक यहाँ काशीनाथ मुझसे कह रहा था कि मैं पत्थर हो गया हूँ। तेरी माँ के चले जाने के बाद से मेरे अंदर प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। मैं काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा और तेरी माँ की तस्वीर देखता रहा। मुझे लगा कि ये सही कह रहा है। सच में मेरे अंदर प्यार नाम की कोई चीज नहीं बची है। मैं सोहन से बहुत प्यार करता था। उसके होने से ऐसा लगता था कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसके चले जाने के बाद में ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आधा शरीर चला गया है और साथ में मेरा दिल भी ले गया है। उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। मैं आज भी उस रात को नहीं भुला पाता हूँ जब वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर कराह रही थी। सारे डॉक्टर्स ने अपनी जी जान लगा दी, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया था। मैं भी अपनी जितनी ताकत लगा सकता था सब झोंक चुका था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो मेरे हाथ से फिसल कर गिर गई। शिवराज ने कहा। दशरथ को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें उनकी क्या गलती थी। पापा, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी भगवान के आगे हमारी नहीं चल सकती। ऐसे में आप उनके जाने की वजह अपने आप को क्यों मान रहे हो? दशरथ ने कहा, क्योंकि उसकी वजह मैं ही हूं उसकी वजह। आज भी मेरे आंखों के सामने वो दिन ऐसा ताजा है जैसे अभी दोपहर की ही बात हो। मुझे मेरे चाचा निर्मोही बाबा के पास ले गए। मेरा वहां जाने का कोई मन नहीं था और ना ही मैं इन चीजों में विश्वास करता था, लेकिन चाचा का मान रखने के लिए मैं उनके साथ चला गया। तब उन्होंने मुझे कहा था कि शिवराज, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। तू इस देश का सबसे अमीर आदमी होने वाला है, लेकिन तेरी बीवी का ध्यान रख। उसके ऊपर घात है, उसके भीतर कुछ फूट रहा है। अगर वक्त रहते इलाज नहीं कराया तो बाद में तेरी सारी दौलत मिट्टी हो जाएगी। उसे बचा ले। मैं उस दिन वहां से निकला तो चाचा बहुत गंभीर थे, लेकिन मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब मैं सिर्फ मेहनत में विश्वास रखता था। और फिर सोहन को देखकर लगता ही नहीं था कि उसे ऐसा कुछ हो सकता था। इतने बच्चों की खुशहाल माँ, उसे इतनी गंभीर बीमारी कैसे हो सकती थी? मैंने बात को यूं ही हवा में छोड़ दिया और दिन रात पैसा कमाने में जुटा रहा। देखते ही देखते अग्रवाल परिवार देश के बिजनेस में सबसे ऊपर पहुंच गया था। मैं बहुत खुश था, लेकिन इस बीच में सोहन से बहुत दूर हो गया। मैं महीनों तक घर नहीं आता था और ना ही इस बीच उससे बात हो पाती थी। मुझे पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा था। फिर एक दिन अचानक से पता चला कि उसे कैंसर है। मेरे तो होश ही उड़ गए। तुरंत अच्छे से अच्छा इलाज शुरू करवाया। जितने अच्छे डॉक्टर्स हो सकते थे दिखाया। दुनिया भर की सबसे शानदार दवाई का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उधर अग्रवाल परिवार भारत का सबसे अमीर परिवार बना और उसके 1-3 महीने बाद ही सोहन मुझसे और तुम लोगों से। शिवराज अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। अभिलाषा तुरंत रसोई की तरफ भागी और उनके लिए पानी लेकर आ गई। खुद दशरथ भी शिवराज के सामने आकर बैठ गए और उनकी पीठ सहलाने लगे। काशीनाथ की आंखें भी भर आई थी। ये सब आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया पापा? दशरथ ने पूछा। शिवराज ने अपने आंसू पोंछे और अभिलाषा से पानी का ग्लास लेकर पानी पीने लगा। मैं क्या बताता और किस मुंह से बताता? मेरी नजर में तेरी माँ का कातिल तो मैं खुद हो गया। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम सब लोगों को ये बताया तो शायद तुम लोग मुझसे नफरत करने लगोगे। तुम अपनी माँ से कितना प्यार करते थे, ये मेरी आंखों से छुपा नहीं था दशरथ। उसके जाने के बाद शायद ही कभी मैं तुम लोगों को वो प्यार दे पाया। मैंने तुम लोगों को नियम कायदों में बांधे रखा और उस दुख से उभरने के लिए और ज्यादा काम करने लगा। लेकिन फिर जब परिवार पर संकट आया तो मुझे अचानक से बाबा की याद आई। अब की बार मैंने कोई देर नहीं की और सीधा उनके पास चला गया। उन्होंने मुझसे कहा कि लकी को लाना तो जरूरी है, लेकिन साथ में अगर राधिका आएगी तो परिवार के लिए पनौती ही लेकर आएगी।
वैसे भी लकी की जिंदगी में राधिका के आने के बाद हमारा बुरा वक्त शुरू हुआ है। बेटा, तुम लोग ये मत समझना कि मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है तो मैं कैसे उसे अपना सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि उन दोनों का तलाक। शिवराज ने इसके आगे और कुछ नहीं कहा। अब उनके पास में कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। वो बस उन दोनों के जवाब का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये सब सुनने के बाद तो खुद दशरथ और अभिलाषा भी सदमे में आ गए। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए था। शिवराज के इस खुलासे ने उन्हें दुविधा में डाल दिया। जब दशरथ को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने भारी मन से अपना फोन मिलाया और लकी को फोन लगा दिया। अभिलाषा से ये देखा नहीं गया। वो लकी से ये बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद परिवार को बचाने के लिए अब उसके पास भी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उधर जब दशरथ लकी को फोन मिलाने ही वाला था, तब इधर लकी आराम से राधिका की बाहों में लेटा हुआ था। दोनों खिड़की के बाहर से तारों को देख रहे थे। लकी, अब कैसा लग रहा है? राधिका ने पूछा। बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि दिन रात जो सपना देखता था वो पूरा हो गया। दिल तो करता है कि इसी सपने में ना जिंदगी गुजार दूं, लकी ने कहा और राधिका की आंखों में देखने लगा। क्या देख रहे हो? राधिका ने पूछा। देख रहा हूं कि तारे ज्यादा सुंदर हैं या तुम्हारी आंखें, लकी ने कहा और फिर मुस्कुराने लगा। राधिका भी उसकी बात सुनकर शर्मा गई। फिर उसने अपनी आंखें खोली और कहा, तो फिर क्या ज्यादा सुंदर है बताओ? तुम्हारी आंखें। आसमान के सारे तारे एक तरफ, तुम्हारी इन आंखों के नजारे एक तरफ, लकी ने कहा। यह सुनते ही राधिका को हंसी आ गई। उसने कहा, तुम कब से शायरी करने लगे? जब से तुम्हारी बाहों में आए हैं शायरी करने लगे हैं हम, लकी ने कहा और उसे कसकर गले से लगा लिया। राधिका को भी आज बहुत दिनों बाद इतना सुकून मिल रहा था। फिर उसने अपने आप को लकी से अलग किया और कहा, लकी एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। तुम मेरी वजह से मम्मी पापा से दूर हो, अपने घर से दूर हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अपने परिवार से दूर किया है। तुम ना पागल हो राधिका। मेरा घर, मेरा परिवार, अब सब तुम ही हो। कोई किसी को परिवार से दूर नहीं कर सकता, और अगर करता है तो समझो वो परिवार नहीं है। नहीं लकी, ये सब बात कहने में अच्छी लगती है, लेकिन मुझे पता है कि अपने परिवार के बिना रहना कितना मुश्किल है। आज तो मैं अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती, लेकिन मुझे उनके पास जाने की कितनी इच्छा होती है ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन तुम तो उनके पास जा भी सकते हो। ऐसे में तुम्हारी उनके पास जाने की कितनी इच्छा होती होगी ना, ये मैं समझ सकती हूँ लकी, राधिका ने कहा। देखो, इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता ना राधिका। अब बस यही हो सकता है कि तुम और मैं एक दूसरे को कभी परिवार की कमी महसूस ही ना होने दे, या फिर तुम और मैं मिलकर अपने परिवार को बढ़ाना शुरू कर दें, लकी ने कहा और राधिका की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। मतलब लकी ने कहा और अपने हाथ से नन्हे मुन्ने बच्चों को गोद में खिलाने का इशारा करने लगा। ये देखते ही राधिका के गाल तो शर्म के मारे लाल हो गए और उसकी हंसी फूट गई। पागल हो क्या? ये मेरी कोई उम्र है मां बनने की? राधिका ने लकी के कंधे पर चपत लगाते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तो बाप बनने की यही उम्र है। अगर तुम मां ना बनो तो मैं जरा शालिनी से। जैसे ही लकी की जुबान पर शालिनी का नाम आया तो राधिका ने लकी के कॉलर को पकड़ लिया और उसे झकझोरने लगी। क्या कहा तुमने? क्या कहा? फिर से कहना। लकी उसकी बात सुनकर हंसता चला जा रहा था और राधिका उसे मारती जा रही थी। फिर आखिर में राधिका ने थक हार कर कहा, जब तक राधिका जिंदा है तब तक कोई शालिनी लक्ष्मण लाल के आसपास भिनभिना नहीं सकती है, और सीधा लकी के होंठों को चूम लिया। लकी ने भी राधिका के गालों पर अपने दोनों हाथ रख दिए और उसे चूमने लगा। दोनों की सांसें गर्म होने लगी थी। दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे के भीतर खोते चले जा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों आगे बढ़ पाते, लकी का फोन बज उठा। लकी फोन नहीं उठाना चाहता था, लेकिन राधिका ने अपने आप को उससे अलग किया और लकी का फोन हाथ में ले लिया। पापा का फोन है, राधिका ने कहा। यह सुनते ही राधिका से अलग हो गया और उसने फोन को लाउड स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, उधर से दशरथ की आवाज आई। जी पापा, क्या हुआ? सब ठीक है? इधर से लकी ने पूछा। हाँ सब ठीक है बेटा, तुम सोए नहीं अभी तक? दशरथ ने पूछा। यह सुनते ही वो और राधिका एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। फिर लकी ने नाम सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, मैं नहीं सोया था। कहिए ना क्या हुआ? बेटा तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, दशरथ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ हाँ पापा बोलिए। बेटा घर पर सब लोग धरने पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि लकी को वापस घर लेकर आओ। उधर ऑफिस में भी सब लोगों ने हड़ताल कर दी है।
दादाजी ये सब देखकर घर आए और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि लकी जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। दशरथ ने कहा। जैसे ही लकी और राधिका ने ये बात सुनी तो वो खुशी के मारे झूम उठे। वो तनकर बैठ गए और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। तुम सुन रहे हो ना बेटा? दशरथ ने उधर से पूछा। हाँ हाँ सुन रहा हूँ पापा, आप बोलते रहिए। हाँ तो बेटा, बात यह है कि वो चाहते हैं कि तुम घर आ जाओ। तुम्हें वापस आने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम आना तो चाहते हो ना? हाँ पापा, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? अपने घर में आने में कभी किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? और दादाजी बुलाएं तो मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी आने के लिए तैयार हूं, लकी ने उत्साह में कहा और राधिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन बेटा, एक छोटी सी दिक्कत है। दादाजी ने एक छोटी सी शर्त रखी है। उनका कहना है कि उसे पूरा किए तुम घर नहीं आ सकते। जैसे ही दशरथ ने यह कहा तो लकी और राधिका की त्योरियां जट गई। कैसी शर्त? लकी ने पूछा। बेटा, वो चाहते हैं कि तुम बिना राधिका के ही घर आ जाओ और हो सके तो राधिका को तलाक दे दो, दशरथ ने कहा। जैसे ही लकी ने यह बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। खुद राधिका भी ये सुनकर हैरान हो गई और लकी